एक कैप्सूल है, उसका डायमीटर क्या है 3.5 मिलीमीटर है। उस कैप्सूल को भरने के लिए कितने मिलीमीटर, ठीक है, कितने दवाई की आवश्यकता है, ठीक है। इसका जितना उसमें कैप्सूल में जितनी दवाई भरी जा सकती है वह उसका आयतन होगा। क्या होगा? आयतन। तो क्या लिखा है? दवाई की एक कैप्सूल इतनी है, तो कैप्सूल एक गोलाकार है, स्फीयर का आयतन लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 ना, ऑन एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 दिया है। एक कैप्सूल का डायमीटर, एक गोलाकार कैप्सूल, एक गोलाकार कैप्सूल, गोलाकार कैप्सूल, कैप्सूल का व्यास 2r बराबर 3.5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो r बराबर क्या होगा? 3.5/2 मिलीमीटर, तो इस कैप्सूल में कितनी दवाई भरी जा सकती है? तब इस कैप्सूल में भरी जाने वाली दवाई की मात्रा, भरी जाने वाली दवाई की मात्रा हमें ज्ञात करना है। इस कैप्सूल में भरी जाने वाली दवाई की मात्रा हमें ज्ञात करना है। तो गोलाकार कैप्सूल का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, 3.5 का क्यूब, 4/3 22/7, 3.5/2 है ना, 3.5/2, 3.5/2। ठीक है, ये 2 दूना 4 से ये 4 कट गया, ये 2 कटा तो क्या आएगा? 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5/3, ठीक है। अब क्या करोगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? इसका दशमलव हटा लें पहले। 11 गुणे 5/35 क्या होगा? इसका दशमलव हटाओ तो 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी और 10 यहाँ, ऐसे ये 3 रहेगा। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10, ठीक है। तो क्या बचेगा? 11 गुणे 7 गुणे 7 बटे 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, 7 सता 49, तो 11 गुणे 49 बटे 24, 49 दाम 490, 49 और जोड़ दो 539, 539 बटे 24, 539 में 24 को भाग दे दो, भाग देने से 22.46,
22.46 मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब ना, यम यम। सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर। चीफ मिनिस्टर नहीं होता होता है। हाँ तब का आवाज को 3 सेकंड जाते हैं। आवाज को 3 सेकंड। कहाँ काटे? अच्छा वो पानी। वो पान है लिखा है। पीएम का फुल फॉर्म क्या है? कहोगे प्राइम मिनिस्टर। सीएम का सेंटीमीटर। सीएम का सेंटीमीटर, सीएम का चीफ मिनिस्टर। एमपी का फुल फॉर्म सर ये बोलता है मारो पीटो। ऐसे सब लोग मजाक के लिए, जैसे एनसीसी का फुल फॉर्म बनाए रहते हैं, उसमें वीक में 2 बार एनसीसी होती है, वहाँ नाश्ता मिलता है, ठीक है। उसको एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर, उसका फुल फॉर्म बनाए रहते हैं लड़के, अपन नाश्ता छाप कंपनी। लिख लिए। यस। लिख लेते ना। अब देखो चैप्टर 12 सांख्यिकी। सांख्यिकी चैप्टर 12 सांख्यिकी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक STATISTICS स्टैटिस्टिक सांख्यिकी। जैसे सा है बड़ा सा, या आधा खा, या अकी सांख्यिकी ऐसे। ये क्या बनाता है? सांख्यिकी हम गलत हो ना बना दिया हूँ उसको। ठीक है ना। और सांख्यिकी में देखो क्या आता है, आंकड़ा आते हैं, डाटा। तो देखो लिख ले इसको पूरा करिए। आंकड़ा यहाँ पे है। आंकड़ा 2 प्रकार के होते हैं, अवर्गीकृत वर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ा, आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। अब वर्गीकृत आंकड़ा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक को कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट की हिंदी होती है विच्छिन्न बारंबारता बंटन। विच्छिन्न बारंबारता बंटन। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत बारंबारता बंटन। क्या बोलते हैं? इसका विच्छिन्न बारंबारता बंटन का दूसरा नाम है असतत बारंबारता बंटन। असतत बारंबारता, इसको बोलते हैं सतत बारंबारता बंटन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आवर्गीकृत आंकड़ा इस प्रकार का रहता है, कामा लगा के अंक लिखे रहते हैं, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे अंक लिखे हुए हैं, कामा लगा के ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। असतत बारंबारता बंटन किस टाइप का लिखा रहता है? ऐसे रहेगा, अंक आवृत्ति
आवृत्ति या बारंबारता। यहाँ लिखा रहेगा S1 तो F1, S2 तो F2, S3 तो F3। बॉक्स में लिखा रहेगा सर। अंक जैसे मान लो 20 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी, 30 नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी, 40 नंबर पाने वाले 17 विद्यार्थी। ये अंक आवृत्ति कितनी बार रिपीट में, कितने स्टूडेंट हैं 20 नंबर पाने वाले, 30 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 40 नंबर वाले कितने विद्यार्थी हैं, बारंबारता कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। लिख लेते ना। तो सतत बारंबारता बंटन में क्या होता है, रहता है वर्ग, यहाँ आवृत्त, वर्ग आवृत्त। वर्ग क्या रहेगा, 10 से 20 के बीच अंक पाने वाले 5 स्टूडेंट, 20 से 30 के बीच अंक पाने वाले 6 स्टूडेंट, 30 से 40 के बीच अंक पाने वाले 3 स्टूडेंट, 40 से 50 के बीच अंक पाने वाले 2 स्टूडेंट। इस प्रकार का दिया हो, इसको बोलेंगे सतत बारंबारता बंटन। सतत बारंबारता बंटन। आप वर्गीकृत आंकड़ा है तो इसमें अंक लिखे हैं कामा लगा के। वर्गीकृत आंकड़ा 2 प्रकार का होता है, असतत बारंबारता बंटन और सतत बारंबारता बंटन। असतत बारंबारता में क्या होता है, अंक और आवृत्ति दी रहती है। असतत बारंबारता बंटन में वर्ग अंतराल दिया रहता है और आवृत्ति दी रहती है। वर्ग अंतराल और आवृत्ति, ठीक है ना। और जब आंकड़ा इस टाइप का हो, सुनो, जब आंकड़ा इस टाइप का हो तो माध्य कैसे निकालेंगे, फिर आंकड़ा इस टाइप का हो तो माध्य कैसे निकालेंगे, फिर आंकड़ा इस टाइप का हो तो माध्य कैसे निकालेंगे। तीनों प्रकार के आंकड़ा के लिए माध्य निकालेंगे, ठीक है। फिर जब आंकड़ा इस टाइप का हो तो क्या निकालेंगे, मध्यिका। जब आंकड़ा इस टाइप का हो तो मध्यिका, और जब आंकड़ा इस टाइप का हो तो मध्यिका। फिर जब आंकड़ा इस टाइप का हो तो बहुलक, और जब आंकड़ा इस टाइप का तब भी बहुलक, जब आंकड़ा इस टाइप का तब भी बहुलक, ठीक है। तीनों प्रकार के आंकड़ों के लिए क्या क्या निकालना है, माध्य, मध्यिका और बहुलक। तीनों प्रकार के आंकड़ों के लिए, तीनों प्रकार के आंकड़ों के लिए क्या निकालना होगा, माध्य, मध्यिका और बहुलक, ठीक है। माध्य, मध्यिका और बहुलक। जब आंकड़ा अवर्गित रूप में दिया हो तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे, जब आंकड़ा विचिन्न बारंबारता बंटन रूप में हो तब उसका कैसे निकालेंगे, जब विचिन्न सतत बारंबारता बंटन में हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लिखो, इसको मिटा देना। यस फिर तो लिखो, अवर्गीकृत आंकड़ा का मध्यिका, माध्य ज्ञात करना। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करना, ठीक है। और माध्य क्या होता है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट 2 विषय का टेस्ट होता है, ईवीएस में कोई स्टूडेंट 50 नंबर पा गया, ठीक है, इंग्लिश में 90 पा गया, तो एवरेज अंक क्या होगा, 90 और 50 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 140/2 तो 70% उसका रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। 70% क्या हो गया उसका रिजल्ट। ये 70 जो आया है वे कहलाएगा माध्य। किसका किसका, 50 और 90 का। तो 50 और 90 था और 2 पद थे, 2 का भाग दिए। 3 पद होते तो 3 का भाग देना पड़ता, 6 सब्जेक्ट होते तो 6 का भाग देना पड़ता, ठीक है। कोई स्टूडेंट मान लो 250 नंबर पाया है, 300 नंबर पाया है 5 सब्जेक्ट में, तो 5 से डिवाइड कर दो तब माध्य आ जाएगा। तो 60 पंचे 300, 60% उसका रिजल्ट हो, ठीक है ना। तो 60% उसका क्या होगा, रिजल्ट, ठीक है। तो माध्य क्या होगा, तो यहाँ पे जब कोई आंकड़ा इस टाइप का हो, अवर्गीकृत रूप में दिया हो, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करना। कोई अंक लिखा हो कामा लगा के, तभी उसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। जैसे मान लो कहा जाए क्वेश्चन
एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन अपन से बना के ही पूछे जाते हैं, किताब वाले बहुत कम आते हैं। ठीक है, अपन से कोई माध्य मध्यिका बहुलक का कोई क्वेश्चन दे देंगे। जैसे मान लो कोई जोड़ जोड़ना सिखा रहा है, तो जोड़ जोड़ना कोई जरूरत नहीं किताब वाला लिख दे, कोई भी जोड़ लिख दिए 15 25 गुणे 55 25 गुणे 55 लिख दिए, जोड़ जोड़ना कोई जरूरत कोई एक किताब वाला दे देंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब आपको सब टाइप के आंकड़े का माध्य मालूम होना चाहिए, अब मध्यिका मालूम होना चाहिए और बहुलक। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन फर्स्ट 20 30 40 50 60 का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात कीजिए। 20 30 40 50 60 का माध्य। ठीक है, तो माध्य को डिनोट करने की परंपरा, देखो सुनो, माध्य को डिनोट करने की परंपरा है x बार से। इससे x बार, s के ऊपर लाइन खींचते उसको पढ़ते हैं s बार। ठीक है, तो s बार बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। टोटल कितने प्रेक्षण हैं, 1 2 3 4 5, और प्रेक्षण की संख्या कितनी है 5, तो इनको सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड, या पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, तो यहाँ पे क्या होगा 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 बटे क्या 5। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 20 और 30 50 40 90 140 और 200, तो 200 बटे 5 तो क्या आ जाएगा 40, इसका मार्क हो गया। इसको काट दिए सर तो। हाँ 40 पंचे 200, 40 आ गया इसका माध्य। माध्य x बार बराबर ये, इसका फार्मूला ये होता है x बार बराबर सिग्मा I फ्रॉम 1 to n xi अपॉन fi, सिग्मा या फाई अपॉन n लिख देते हैं। n सिग्मा एक ग्रीक अक्षर है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। तो i इक्वल टू 1 से n, तो i इक्वल टू 1 से यहाँ पे कितने पद हैं 1 2 3 4 5, तो i इक्वल टू 1 से 5 लिखेंगे यहाँ। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, x बार इज इक्वल टू सिग्मा i फ्रॉम 1 to 5 xi अपॉन n। n क्या है पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अपॉन स्मॉल n लिख दो, ऐसे स्मॉल n, ऊपर n तक न गया, इसमें 5 तक गया तो बाकी 5 होगा। ठीक है, अब देखो i इक्वल टू 1 से 5 का मतलब क्या हुआ, सिग्मा का मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू पहले i के स्थान पे 1 रखो, फिर प्लस लगाओ, फिर i की वैल्यू 2 रखो, फिर प्लस लगाओ, फिर i की वैल्यू 3 रखो, प्लस लगाओ, i की वैल्यू 4 रखो, फिर प्लस लगाओ, i की वैल्यू कहां तक रखते जाना है 5 तक, तो i की वैल्यू 5 बटे टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो जो लास्ट ऊपर हो। इसमें n पद है तो क्या होगा, i के स्थान पे 1 से रखना शुरू करो, कहां तक रखते जाओगे n तक। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब क्या हुआ, 1 से अधिक पदों का योगफल दर्शाता है सिग्मा। जब उन सभी पदों का योग लिख दोगे तो सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सब लिखना नहीं चाहते S1 S2 S3 S4 तो सिग्मा लिख दिए। तो सिग्मा का मीनिंग होता है क्या, 1 से अधिक पदों के योगफल को दर्शाता है सिग्मा। सिग्मा एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, इंग्लिश में इसको समेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब जब सिग्मा को हटाएंगे तो क्या करेंगे, i की वैल्यू 1 से रखना शुरू करेंगे और कहां तक रखते जाएंगे 5 तक, और बीच में क्या लगाते जाएंगे प्लस। प्लस का मतलब सिग्मा योगफल को दर्शाता है ना। तो सबसे i का मान 1 से शुरू करोगे, शुरुआत i की 1 से होगी, कहां तक जाएगा जहां तक पद होंगे। इसमें इस सवाल में कितने पद हैं 5, 25 पद होते तो i इक्वल टू 1 से 25 लिखते, 10 पद होते तो i इक्वल टू 1 से 10 लिखते, 12 पद होते तो i इक्वल टू 1 से 12 लिखते। यहाँ si ही रहता, नीचे 12 हो जाता फिर। ठीक है, n पद होते तो x इक्वल टू 1 शुरू करते तो n तक अपॉन में n हो जाता। समझ गए? यस सर। तो इसमें इस सवाल को कैसे लिखेंगे, s बार इज इक्वल टू लिख देंगे x1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 प्लस s5, कहां तक रखना है 5 तक, और बटे 5 है ही।
अब S1 यानी पहला पद, S2 का मतलब दूसरा पद, S3 का मतलब तीसरा पद, S4 का मतलब चौथा पद, S5 का मतलब पांचवा पद। तो S बार इज इक्वल टू क्या हुआ 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 50 प्लस 60 बटे 5। S बार बराबर क्या हुआ 200 बटे 5, ये क्या होगा 40। S बार बराबर 40। एक सिंपल तरीका ये है और इस तरीके से लिखते हैं हम, इस तरीके का यूज करेंगे। इसको सिंपल तरीके से बता दी ताकि ये बात समझ में आए आपके, ठीक है ना। इस तरीके से आप लगा सकते हो, इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। ज्यादा इसको प्रैक्टिस करो इस वाले तरीकों की, क्योंकि आगे इन्हीं का यूज होगा। इसे यहाँ पे लिख सकते हो 9वीं क्लास में, परंतु ये भी इसको ध्यान रखो। ठीक है, लिख लो, लिखिए सर। इसको भी लिख लो, इधर वाला भी। ठीक है, तो अभी जो आंकड़ा था आप वर्गीकृत आंकड़ा था उसका माध्य निकालिए। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है। यहाँ पे सुनो, ये लिख दिया कि 20 30 P 50 60 का समांतर माध्य 40 है, तो P का मान ज्ञात करो। 40। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 20 30 यहाँ P लिख दिए और फिर 50 60 का समांतर माध्य लिख दिया 40 है, तो P का मान क्या होगा 40 होगा। तो निकालने का तरीका कैसे है, देखो क्वेश्चन बनाते दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो 30 30 यहाँ पे लिख दिए, फिर 50 और 60 का समांतर माध्य। कभी ऐसे लिखा रहता है, कहीं P लिखा रहता है, कुछ भी लिखा हो, कहीं F लिखा है। ठीक है, उसका मान निकालना, का माध्य 40 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए। सुनो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x बार बराबर सिग्मा I फ्रॉम 1 to n xi अपॉन n, यही होता है ना। तो x बार समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा यहाँ I फ्रॉम 1 to 5 xi अपॉन क्या लिख दोगे 5 पर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो f बार इज इक्वल टू, और इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा जब हटाएंगे तो I की वैल्यू 1 से रखना शुरू करो, तो S1 फिर प्लस लगाओ, फिर S2 फिर प्लस लगाओ, फिर S3 S4 प्लस S5 अपॉन 5। S1 के स्थान पे क्या रखोगे, बीस प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 बटे 5। अरे 40 P ना है, P। यहाँ S बार का मान क्वेश्चन में दिया है 40 ना, S बार का मान 40 दिया है। अब देखो यहाँ पे इसको 40 बटे 1 कर लो, ये क्या होगा 40 बटे 1, यहाँ पे क्या होगा जोड़ दो, तो 20 और 30 50 50 50 100 100 और 60 160 प्लस P हो गया 160 प्लस